सर ये खूबसूरत वादियों वाला जो आपने बोला है ना, ये बहुत अच्छी लाइन बोली है, क्योंकि मुझे याद है जब 90s की बात है, ये 1995-96 की, जब मैं स्टूडेंट था, तो मैं भी जब ये जो मूवीज आती थी है ना, जो सलमान खान की होगी या गोविंदा की होगी ना, पीछे देखते थे, अच्छा ऐसे पहाड़ है ना स्विट्जरलैंड में, ऐसा है यूरोप के अंदर, ऐसा है कनाडा, तो वहां से इच्छा हो जाती थी मेरे को जाना है ना। वही चीज अब क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, यहाँ से जाते हैं, वो अच्छी अच्छी पिक्स डालते हैं, तो यहाँ के स्टूडेंट में क्यूरियोसिटी हो जाती है, नहीं मेरे को जाना ही जाना है ना, तो बहुत अच्छी जिज्ञासा हो जाती है कि हाँ नहीं अच्छे से मुझे इस चीज को फॉलो करना है, विदेश जाना है। वर्क परमिट सीधा सीधा नहीं होता है कनाडा का या कहीं अच्छे कंट्री का, ये गलत है सर। इसके ऊपर भी हम बहुत अच्छा बोल सकते हैं, उसके लिए हम आगे टाइम देंगे, बट इन शॉर्ट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ सर, सीधा सीधा वर्क परमिट नहीं होता है। उसके लिए स्किल्स, मान लीजिए किसी बच्चे ने मास्टर्स किया हुआ है, जो वहाँ की स्किल लिस्ट के अंदर है, उसके अंदर जैसे बीटेक है, कंप्यूटर साइंस है ना, काफ़ी चीज़ें हैं, और उसके अंदर फिर उसको 3 साल का एक्सपीरियंस है, फिर उसने जर्नल्स का आइलेट्स दिया हुआ है, उसके बाद फिर वो बनता है पीएनपी प्रोग्राम्स हो गए ना, और क्या नाम है आपका एक्सप्रेस एंट्रीज होगी। इसके लिए भी आप एक अलग एपिसोड रख लीजिएगा सर, ठीक है। तो वो उस जगह के लिए होता है, उन बच्चों के लिए होता है जो सीधा कहते हैं कि हाँ तू 10वीं पास है, कोई बात नहीं, लिया कागज, तेरा वर्क परमिट लगवा देंगे। सब फेक बातें हैं सर, नहीं लगते हैं, बस सीधा सीधा बच्चों से बस 2 रुपए लेने वाली बात। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र गोस्वामी, एक नए एपिसोड के साथ केवीएम यूट्यूब चैनल के लिए। जैसा कि आपको पता है कि हम समय समय पर आपकी जानकारी के लिए, आपके ज्ञानवर्धन के लिए और आपके भविष्य को संवारने के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहते हैं, और इस कड़ी में हम आपके भविष्य को सुधारने के लिए, सजाने के लिए, संवारने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों को भी बुलाते रहते हैं, ताकि आपको पूरा ज्ञान मिल सके और आप अपनी बुलंदी तक पहुंच सकें। उस बुलंदी को पहुंचाने की इस कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं असेस टू अब्रॉड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर दीपक नागपाल। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, यूक्रेन आदि अनेकों देशों की यात्रा की है, ज्ञान प्राप्त किया है, और उसके बाद वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि वो आपको और हम सबको विदेश जाने के जो इच्छुक लोग हैं उनको गाइड कर सकें। तो हमें ऐसा लगता है कि आज के इस पूरा एपिसोड देखने के बाद आपको अपने सपनों की उड़ान भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कहा भी क्या गया है कि ये कैंचियां क्या पर काटेंगी हमारे, ये कैंचियां क्या पर काटेंगी हमारे, हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। आइए आपके हौसलों की उड़ान शुरू करने के लिए मेरे साथ इस समय हैं दीपक नागपाल जी, और उनके साथ ही मेरे को एंकर सागर गोस्वामी यहाँ पर मौजूद हैं, और मिलकर हम स्टार्ट करते हैं एक नया एपिसोड। इनसे मिलिए। दीपक नागपाल जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद सर। दीपक जी, सबसे बड़ी जो अहम बात आज बच्चों के, युवाओं में जो विदेश जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, और जिनके दिल में कसक है कुछ करने की, बाहर जाकर, 7 समुंदर पार जाकर, वो ये है कि वो अक्सर अपने आप को असहाय महसूस करते हैं कि कहाँ से हम वीज़ा लगाएं, कहाँ से कंसल्टेंसी लें, कहाँ से हम जानकारी लें, क्या ओरिजिनल है, क्या फेक है। ऐसी हजारों प्रकार की भ्रांतियाँ आज के विद्यार्थियों में भी, युवाओं में भी, युवतियों में भी बहुत सी कौंधती रहती हैं। उनको दूर करने के लिए उनके मस्तिष्क में जो बादल छाए हुए हैं उनको हटाकर आप एक सूर्य का प्रकाश पैदा करें कि वो कैसे जाएं, क्या करें। धर्मेंद्र सर, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है जब कोई बच्चा आता है, उसको लगता है कि मुझे विदेश जाना है, जो एम बना लेता है कि मुझे फ़ॉरेन जाना है, ठीक है, जा करके स्टडी करना है या वर्क वीज़ा पे जाना है ना, जो भी है, तो सबसे पहले सबसे अच्छा रास्ता विदेश जाने का स्टूडेंट वीज़ा है, ठीक है। जो आज आपने देखा होगा हर जगह एडवर्टाइजमेंट भी चल रहा है ना, जगह आप गली से में बाहर निकलोगे तो रोड के ऊपर बोर्ड भी दिखाई देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट वीज़ा एक ऐसा माध्यम है जिससे बच्चा आसानी से जाकर के विदेश पढ़ सकता है और अपनी जो इच्छाएं हैं, अपने जो सपने हैं उनको पूरा कर सकता है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट आते हैं, ऐसा बोलते हैं कि सर कि हमारा वीज़ा लग जाएगा या नहीं लगेगा। सबसे पहले उसके दिमाग में एक ही बात होती है, जब हमारे पास कोई स्टूडेंट आता है चल करके, वो ये कहता है कि सर हमारा वीज़ा लग जाएगा, कि क्या गारंटी है मेरा वीज़ा लगेगा, क्या चांसेस है मेरा वीज़ा लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज नहीं होती है उस चीज़ की, है ना।
उसको आसपास के लोग, आसपास का एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट कर दिया जाता है कि उसके दिमाग में ये चलता है वीजा बहुत मुश्किल चीज है ना। वो ये सोचता है कि वो वीजा मिल गया, पता नहीं मुझे क्या मिल गया। बट स्टिल गारंटी किसी चीज की नहीं होती है सर। सही फाइलिंग सही कंसल्टेंट के पास जाके आप करवाइए, वीजा लगेगा, क्योंकि वीजा ऑफिसर आपको वीजा देने के लिए बैठे हैं। ठीक है सर, आपका ना डॉक्यूमेंटेशन +2 किया है, ग्रेजुएशन किया है, बीच में कुछ भी है, आप बच्चे को अच्छे से बताइए। बच्चे को चाहिए कि हाँ कि बेटा एक एक चीज जो है खुलकर अपने कंसल्टेंट से शेयर करो। कोई भी चीज जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, छुपा ली जाती है कि नहीं, ठीक है, अगर हम कोई बीमारी छुपा लेंगे डॉक्टर से तो डॉक्टर क्या बोलेगा, नहीं बेटा मैं इलाज नहीं कर सकता। उसी तरह कंसल्टेंट का होता है कि आप कंसल्टेंट को जाकर के पूरी बात बताइए, एक एक चीज अच्छे से शेयर कीजिए, उसका रास्ता निकलता है, रास्ता निकलेगा तो आपका वीजा, स्टूडेंट वीजा जरूर लगता है। ठीक है सर, सबसे जो मेजर चीज है वो यही होती है कि आपको जो क्लैरिटी है रखनी ही पड़ेगी, ट्रांसपेरेंट रखोगे तो आपका वीजा लगता है। सर एक बात अगर आप अन्यथा ना लें तो मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, तो ये किस बात का पता चलता है, कैसे पता चलता है कि ये कंसल्टेंट जो है क्वालिफाइड है, इसको पूरी नॉलेज है, और जो दूसरा है उसको कम है, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करें हम? सर इस चीज़ का तो बच्चे को खुद से अंदाज़ा लगाना पड़ता है। क्या है, इस चीज़ का कोई भी पैरामीटर्स तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि हम देखें तो छोटी छोटी दुकान में भी खोल करके बैठे हैं, है ना, उसको एजेंट बोलते हैं सर। और जो एक अच्छे से कंसल्टेंट का मतलब यही होता है कि सलाहकार है ना, बच्चे को सलाह देना, उसके भविष्य के लिए काम करना। और उसके लिए क्या होता है कि मैंने बहुत से देखे बच्चे आते हैं सर, मैंने वहाँ फाइल लगाई थी तो मैंने उनसे छोटा सा क्वेश्चन किया, उसके लिए उन्होंने 2 दिन लगा दिया आंसर देने के लिए। तो यहीं से पता चल जाता है कि वो कंसल्टेंट नहीं है सर, ठीक है, क्योंकि वो आगे कहीं से काम करवा रहा है, उसने आगे दिल्ली या चंडीगढ़ फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया तो वो 2 दिन जवाब ही नहीं दे पाया उसकी बात का। तो स्टूडेंट को यहाँ से अंदाजा लग जाता है कि वो कंसल्टेंट है या एजेंट है। सबसे बड़ी बात है, जैसे आप फ्लुएंटली बोल रहे हैं, शायद ऐसा वो लोग बोल भी ना पाते हो, जो कॉन्फिडेंस लेवल है शायद वो भी एक जजमेंट का एक क्राइटेरिया है कि कितने कॉन्फिडेंस से आप समझा रहे हैं। वरना कुछ केसेस हमारे पास भी ऐसे आए जो कहीं कंसल्टेंसी पे गए और उन्होंने वीज़ा वगैरह के लिए ट्राई किया और बाद में हाल वही हुआ कि ढाक के 3 पात, और उन्होंने बाद में हमें ये भी कहा कि ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो क्या किया जाए ऐसे बच्चों के लिए? सर इस ऐसे बच्चों को ये चाहिए कि एक अच्छा कंसल्टेंट सर्च कीजिए। आजकल बहुत से माध्यम है सर्च करने के, गूगल है ना, सबसे अच्छा तो गूगल ही माध्यम है ना, उसमें बहुत अच्छे से बच्चा देख सकता है कि उसके रिव्यूज होंगे नीचे, उस कंसल्टेंट के उस रिव्यूज को पढ़िए आप, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप जाइए कि हाँ ये सही लग रहा है तो उसके अकॉर्डिंग चलिए। कुछ प्रश्न सागर के मन में भी कौन रहे हैं, ये पूछेंगे आपसे। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जो नॉर्मली बच्चे आइल्स का एग्ज़ाम देते हैं अब्रॉड जाने के लिए, तो उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, किन पैरामीटर्स के ऊपर उसकी लैंग्वेज एबिलिटी बच्चे की चेक की जाती है वीज़ा ऑफिसर के लिए, या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ आइल्स और पीटीई या जो भी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स हैं, उसमें एक स्टूडेंट को जो बाहर जाना चाहता है उनको किन किन पैरामीटर्स का ध्यान रखना चाहिए? देखिए सर, +2 बच्चा जो होता है, मान लीजिए उसने +2 भी किया है ना, या पहले भी है, 4 मॉड्यूल्स है, 4 में से 6 ईच चाहिए बच्चे को, ठीक है, तो उससे बच्चे का वीज़ा थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। और ग्रेजुएट बच्चा है उसको 6.5 नॉट लेस देन 6 चाहिए होता है, ये पैरामीटर है आइल्स का, सेम एज पीटी का भी यही पैरामीटर है। और इफ इन केस किसी भी कारणवश अगर किसी बच्चे के स्टूडेंट के किसी एक मॉड्यूल में 6 बैंड से कम रह जाते हैं या 5.5 रह जाते हैं, तो क्या उसके चांसेस भी होते हैं कि वो किसी स्ट्रीम के अंतर्गत या किसी प्रोग्राम के अंतर्गत उसकी भी एक मंशा जो बाहर जाने की है वो टूटे ना और वो पूरी की जा सके? सर होता है, अगर बच्चा रिसेंटली पास आउट है, ठीक है, बच्चा रिसेंटली पास आउट है और उसके 3 में 6 और 1 में 5.5 है, ठीक है, तो क्या होता है कि उस बच्चे का हम वीज़ा फाइल कर सकते हैं, इंग्लिश कोर्सेज लगने के चांस रहते हैं, पर वीज़ा आता है। और सेम एज अगर कोई बच्चा 2 या 3 साल पहले +2 पास है, उसके बाद उसने कुछ नहीं किया है, ठीक है, फिर उसका 1 में 5.5 लिया हुआ है, तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है। कारण उसका क्या है कि वीज़ा ऑफिसर के दिमाग में सिर्फ एक ही बात काम करती है, वो ये काम करते हैं कि वीज़ा ऑफिसर कहता है जो बच्चा 2 साल से अपने देश के अंदर रह करके
1 में 5.5 लिए बैठा है, उसने अपनी इंग्लिश यहाँ सुधारने की कोशिश नहीं की, तो वहां जाके वो स्टडी में कैसे मन लगा पाएगा और कैसे पढ़ पाएगा। तो उसको वो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट से देखता है। अगर उसके अंदर उस गैप को सही प्रॉपर ढंग से फिल करके बच्चे को बोले कि 4 में 6 कर ले बेटा, ठीक है, अगर गैप है तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो जो गैप है वो बहुत अच्छे से कवर करके, ठीक है, फिर उस चीज को बच्चा 1 में 5.5 के साथ कंसीडर करके हम फाइल को लगाते हैं तो चांसेस रहते हैं वीजा आने के साथ। सेम है ग्रेजुएशन में होता है, बच्चे का 6.5 नोट लेस देन 6 रिक्वायरमेंट है, पर क्या होता है कई बार स्टूडेंट का 1 में 5.5 आ जाता है। अब वीजा ऑफिसर क्या देखता है कि यार ग्रेजुएट बच्चा है, 1 में 5.5 दिया बेटा, मैं फाइल कर रहा हूँ, इसका हम लोगों ने कर दिया, जैसे जो हम लोगों ने जो फाइल किया है वो देखता है कि मैं इस फाइल को देख रहा हूँ और इसके अंदर वो फिर उसका जो पिछला स्टडी है वो उठाता है, उसने उसमें क्या क्या किया है और उसके बाद उसकी जो रीअपीयर है वो कितनी आई है, ठीक है, बैकलॉग जिसे बोलते हैं ना, वो कितनी आई है, फिर उसके ऊपर कंसीडर करते हुए उसके ऊपर अपना डिसीजन लेकर के जाता है। और जो 1 में 5.5 होता है उसको नॉन एसडीएस फाइल में कंसीडर किया जाता है सर, ठीक है। नॉन एसडीएस फाइल में क्या होता है कि वीजा ऑफिसर ये कहता है कि तुम जो कैनेडियन एम्बेसी है वो ये कहती है कि हाँ भी तुम लोग जो वहाँ जा रहे हो वहाँ रहने खाने पीने का खर्चा जीआईसी में तो आपने कवर कर दिया है, फिर वो ये देखते हैं कि अगले साल का उसका फीस का भी पैसा दिखाया जाए, ठीक है, तो वो उसका फिर जो है फंड शो करना पड़ता है 1 में 5.5। फादर मदर की ITRs हो गई है ना, या जो भी स्पॉन्सर कर रहा है उनको उसकी ITRs हो गई, और 8 से 10 लाख रुपए फिर फंड शो करना पड़ता है बच्चे को अपने अकाउंट, पेरेंट्स के अकाउंट के अंदर, ताकि उस बच्चे को उस फाइल को हम स्ट्रॉन्ग करके लगाएं और वीजा ले सकें इस चीज के। ये रहता है सर। अभी जैसे आपने ये बात कही एसडीएस और नॉन एसडीएस के, हमारे कुछ दर्शक हैं जो इस बात को समझे नहीं होंगे, तो मैं चाहूँगा कि आप ब्रीफली एक बार बताएं कि एसडीएस स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम और नॉन एसडीएस में बेसिक फ़र्क क्या होता है। एसडीएस फाइल सर वो होती है जिसमें जो बच्चा अगर मान लो +2 बच्चा है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है, पूरी रिक्वायरमेंट्स कैनेडियन एम्बेसी के हिसाब से 4 में 6 मांगते हैं +2 में, 4 मॉड्यूल 4 में 6 चाहिए, 6 ईच, ठीक है, तो वो उनको एसडीएस में कंसीडर करते हैं। अगर 4 में 6 आ गया और 1 में 5.5 आ गया वो नॉन एसडीएस में चला जाता है। सेम एज ग्रेजुएशन बेस पे आ जाइएगा, वो 6.5 मांगते हैं, नोट लेस देन 6 मांगते हैं, वो आपका अगर ये स्कोर पूरा हो रहा है तो आपका एसडीएस फाइल चला जाता है। अगर 1 में 5.5 आ गया तो फिर वो नॉन एसडीएस फाइल में चला जाता है। इसमें बेसिकली आई थिंक एसडीएस में जो फाइल है उसको प्रोसेस करने की टाइमिंग पे भी कुछ फ़र्क पड़ता है कि अगर आपकी एसडीएस में है तो थोड़ा जल्दी प्रोसेस होगा, या नॉन एसडीएस में है तो थोड़ा लेट प्रोसेस होगा, या ऐसा ये सब मिथ्या है, ऐसा कोई भी? सर मेरे ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मतलब ही फैलाई जाने वाली बात है। मेरे खुद के नॉन एसडीएस फाइल के सेम डे आज दोपहर को 2 बजे फिंगरप्रिंट्स हुए, शाम को 4 बजे वीज़ा दे दिया गया। ओके, तो ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत खुशी की बात है, और हम चाहेंगे कि ये असेस टू अब्रॉड जो आप एक मिशन लेकर कार्य कर चल रहे हैं, एक सपना लेकर चल रहे हैं, और ये सपना आपका ही नहीं, यहाँ हमारे आसपास के और दूर दराज के हज़ारों बच्चों का है कि वो अब्रॉड जाएं और जाकर इस देश का नाम रोशन करें, दुनिया का नाम रोशन करें, कुछ करके दिखाएं, उनका जो हुनर है, उनकी जो काबिलियत है वो संसार देखे। तो दीपक जी, इसके साथ साथ एक मेरे मन में जहन में प्रश्न उठ रहा था। मीडिया में जुड़ा होने के नाते पिछले दिनों हमारे पास भी एक ऐसी खबर आई थी कि जिला फतेहाबाद के गांव अहरमा का एक बच्चा या बच्ची थी जिसको आपने विदेश भेजा, जिसका नाम उसके कागजों में दर्ज नहीं था। वो क्या मामला था? सर वो बहुत खतरनाक मामला था। उसमें क्या हुआ कि आपके अहरमा गांव से ही सुखदेव जी हैं, उनको किसी ने मेरा रेफरेंस दिया। तो क्या हुआ कि वो रेफरेंस जब मेरे पास आया तो मेरे पास आए, लॉकडाउन से जस्ट 15-20 दिन पहले की बात है, लास्ट ईयर। तो वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मेरी गुड़िया है, वो मेरा लड़का और मेरी बहू वो तो यूके चले गए, ठीक है। तो उसमें क्या किया, उन्होंने उस बच्चे का जिक्र नहीं किया था फाइल के अंदर। जब वो जहाँ पे डिपेंडेंट डाला जाता है, फॉर्म भरा जाता है, वहाँ पे उन्होंने नो कर दिया कि कोई बच्चा नहीं है, ठीक है। तो वीज़ा के लिए वो फिर उस बच्चे की वीज़ा के लिए काफ़ी जगह वो गए, रतिया, टोहाना, सिरसा, काफ़ी जगह वो गए, है ना। तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने किसी ने उनको हाँ नहीं भरा कि ये लग सकता है वीज़ा। फिर किसी ने रेफरेंस दिया तो वो हमारे पास आए। हमारे पास आने के बाद जब हम लोगों ने उस फाइल को उठाया तो मैंने उनसे 1 दिन का टाइम मांगा कि सर मुझे 1 दिन का टाइम चाहिए कि मैं इसके ऊपर फाइल करूँगा कि नहीं करूँगा। यस, अब होता क्या है कि जब आप फॉर्म भरते हो और उसमें आपने कोई चीज़ को शो नहीं किया तो एम्बेसी इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेती है। वो कहती है कि इस चीज़ को आपने यस किया तो यस है, नो तो मतलब नो है।
वो ये कहते हैं कि आपने जो लिख दिया हमारे लिए पत्थर की लकीर हो गया वो तो, है ना। नहीं तो आपने झूठ बोल करके वीज़ा लेने की कोशिश की। तो जब उस फाइल को पढ़ा तो वहाँ पे नो तो लिखा हुआ था, अब वो वीज़ा लग नहीं सकता था, पर वहाँ पे एक गैप कवर किया गया था उस लड़की का, जो उसने जब छुट्टी ली थी उस गैप के अंदर जहाँ वो जॉब कर रही थी वहाँ पे उसने 1 महीने की मैटरनिटी जो मदर थी, बच्ची की मदर थी। फिर मैंने उस पॉइंट को पकड़ के उस फाइल को डाला हम लोगों ने, जहाँ पे उसका बेबी हुआ था, उस हॉस्पिटल से लिखवाया हम लोगों ने, उसका जो रजिस्टर था उसको मंगवाया हम लोगों ने, फिर आधार कार्ड बनवाया बच्चे का, है ना, फिर फैमिली आईडी बनवाई, जहाँ से भी वो मेडिसिन या वैक्सीन हुए थे बच्चे के वो भी मंगवाए हम लोगों ने। हर एक जगह जहाँ जहाँ पेरेंट्स का प्रूफ मिल सकता था वो करके हम लोगों ने फिर उस फाइल को लगाया, और देन हमने लगभग 8-9 महीने के बाद वो हम वीज़ा हम ले पाए। बहुत टफ वीज़ा था। बच्ची कहाँ है वो? अब बच्ची यूके अपने माँ बाप से मिल चुकी है। इसी अप्रैल में 19 तारीख को वो बच्चा गया है। बिछड़ों को मिलाने का भी हम काम करते हैं, और दीपक की तो पहचान ही यही होती है कि जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि जिस प्रकार दीपक जी ने इस केस के बारे में, हिस्ट्री के बारे में बताया, ऐसे बहुत से केस इनके पास आए होंगे और उन्होंने उसको सॉल्व भी किया होगा। लेकिन हमारे पास वक्त की कमी होती है, तकाजा होता है, तो हम पूरी बात डिटेल में नहीं करेंगे। लेकिन हमारा एक ये जो दीपक जी के साथ ये जो मेलजोल हुआ, तो उसमें एक नया निष्कर्ष निकल कर आया कि जल्दी हम अपनी इस सीरीज को प्रारंभ करने जा रहे हैं। जो आपकी क्वेरीज हैं, आपकी जिज्ञासाएं हैं, या कुछ ऐसे केसेस हों, तो वो हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। आज तो मोटे तौर पर हम बेसिक चीजें आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि आपको ज्ञान हो पाए कि हमारा ये जो कार्यक्रम है किस प्रकार से आपको विदेश तक ले जाने में मददगार साबित हो सकता है। सागर जी के पास कुछ और प्रश्न है, जिज्ञासाएं हैं, बताएंगे? बिल्कुल। तो आज के इस एपिसोड में आपको ज्ञान देने के लिए कुछ एक दो क्वेरीज, जो कॉमन क्वेरीज होती हैं, जो भी बच्चा वीज़ा लगाना चाहता है या बाहर जाना चाहता है, वो बेसिक उसके अंदर ये क्वेरी होती है कि मैं कोर्स कौन सा चूज़ करूँ। मान लो उसने 12th का उसका बैकग्राउंड या ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड, उसका कोई भी स्ट्रीम, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या नॉन मेडिकल कोई भी स्ट्रीम उसकी है, या 12th में उसने 12th के बाद उसने अंडर ग्रेजुएट कोर्स लेना है, तो वो कोर्स वो किस तरह से चूज़ करे कि उसकी फ़ाइल ईज़िली प्रोसेस हो जाए। और दूसरा, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका 12th के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, 1-2 साल वो खाली बैठे रहे किसी भी कारणवश, और उनको भी मार्केट में या बाज़ार में अगर जब जाते हैं कहीं कि हमारा वीज़ा लगना चाहिए, हमने बाहर जाना है, तो कई कंसल्टेंट्स या एजेंट्स उनको कहते हैं कि आपका पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका गैप है या आपका कोर्स सही नहीं है। तो इस जो उनकी मुश्किल है, जो दिक्कत है बच्चों की, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए दीपक जी, कि उनको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अपने कोर्स और गैप को किस तरह से वो फाइल में प्रोसेस कर सकते हैं और बता सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ये आपने क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने मुझसे पूछा है अभी, क्योंकि बहुत कुछ इस वीज़ा का जो है इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि स्टूडेंट ने, ठीक है, जो कोर्स चूज़ किया है वो सही है कि नहीं है। इसके कई पैरामीटर्स होते हैं, वो आपको कंसल्टेंट बता सकता है, ठीक है। अब जैसे किसी बच्चे ने +2 के अंदर आर्ट्स ले लिया, ठीक है, आर्ट्स के बाद बच्चा बिजनेस में चला जाता है, होटल मैनेजमेंट में चला जाता है, सेम एज कॉमर्स में, पर मेडिकल नॉन मेडिकल में स्ट्रीम चेंज हो जाता है बच्चे का, है ना। पर कई बार क्या होता है कि उसके अकॉर्डिंग कोर्स तो निकल जाते हैं +2 के बेस पे, +2 बच्चा है या ग्रेजुएट बच्चा है ना, पर उसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए 2 साल का गैप है। अब बच्चा 2 साल पहले उसने मेडिकल किया है, ठीक है, अब क्या करते हैं कि 2 साल का गैप है तो उठा के कंप्यूटर का डिप्लोमा बनवा देगा कोई भी एजेंट, ठीक है। उस केस में क्या है कि अब वो मेडिकल का डालेगा तो मर गया, कंप्यूटर डालेगा तो मर गया, है ना, वीज़ा तो उड़ जाएगा, आएगा नहीं। तो क्या होता है कि जो लेटेस्ट स्टडी होता है +2 के बाद अगर बच्चे का गैप है, तो बच्चे कोई भी गलत या डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बनाने से बचे। कुछ जेन्युइन आपका एडमिशन दिखाया जा सकता है कहीं पे, उसको कीजिए, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर ये कहता है कि अगर आप +2 में मेडिकल ले रहे थे, अब आप कंप्यूटर ले रहे हो, फिर उसको बिजनेस का कोर्स दे दिया, भाई तो कितनी बार चेंज करेगा अपनी लाइन को। इसका मतलब तू अपने फ्यूचर को लेकर के सीरियस नहीं है, अपने करियर को लेकर सीरियस नहीं है, तो वहाँ पे वीज़ा नहीं लगता है। फाइल टू फाइल वेरी करता है। इस चीज़ को अगर डीपली मैं समझाने जाऊंगा तो आपको मुझे कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा, पौना घंटा लग जाना है। तो ये जरूर हम अपने नेक्स्ट एपिसोड को एक पूरा प्रोफाइल, पूरा एपिसोड इसमें रखेंगे, ताकि हमारे जो दर्शकों के मन में जितने भी सवाल हैं वो दूर हो सके।